हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग मस्त खुश बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज हम लोग मापन और मूल्यांकन के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली कक्षा में हमने पढ़ा मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। अब मापन और मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पीछे क्या है पढ़ लिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उसको देखें, फिर इसके बाद इसको देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मापन और मूल्यांकन। मापन में हमने क्या बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हो जाए। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें बालक के किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मापन। मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का अर्थ ये है जिसको हम क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ठीक है, भार, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में जिसको मापा जाता है उसे क्या कहते हैं हम, मात्रात्मक या मापन। ठीक है, तो मापन एक ऐसी मापन क्या है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब जिसको हम नंबर देते हैं। मापन क्या करता है, नंबर पे आधारित होता है। तो किसी बालक द्वारा किया गया कार्य, किसी बालक द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करने के पश्चात उसको हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 10 में से 5 नंबर पाया, 10 में से 8 नंबर पाया, 7 नंबर, एक नंबर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मापन। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई दर्जी है, दर्जी को अगर कपड़ा क्या करना है, सिलना है, तो पहले आपको क्या करेगा, हाथ की लंबाई लेगा। ठीक है, शर्ट कितना लंबा होना चाहिए, कॉलर कितना लंबा होना चाहिए, शोल्डर कितना लंबा होना चाहिए, उसको क्या कहता है, अंकों में डिनोट करता है। अंकों में उसे क्या करता है, डिजिट में, नंबर में वो उसको नोट करता है। और जो चीज़ वो अंक में नोट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मापन। ठीक है, मापन क्या होता है, मात्रात्मक होता है। आइए मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास, ठीक है, या कोई कार्य कर रहा है तो उसकी संपूर्ण जानकारी, उसके संपूर्ण विकास, उसके या व्यापक, ठीक है, तो बालक के संपूर्ण विकास के क्षेत्रों का अध्ययन करने के पश्चात, ठीक है, इसमें संपूर्ण क्षेत्र को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इसमें संपूर्ण। तो जो बालक को सिखाया गया, जो समझाया गया, जो भी उसे पढ़ाए हैं, उसका शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मतलब जो हमने पढ़ाया उसका अध्ययन, और जिस उद्देश्य के लिए हमने पढ़ाया, ठीक है, उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो चीज़ आप सिखाए हैं उससे उसके व्यवहार में जो चेंजेस आए हैं उसका भी अध्ययन करना है। जो आपने पढ़ाया उसका आपने अध्ययन किया, ठीक है, उसका क्या किया, मापन किया, और उस जो चीज़ जो सीखा बालक उसके द्वारा उसमें जो परिवर्तन आए उसका भी अध्ययन करना। ठीक है, तो ये हो गया शैक्षिक, जो पढ़ाए थे उसका अध्ययन कर लिए, और पढ़ने लिखने के बाद जो उसके अंदर परिवर्तन आए उसका भी अध्ययन कर लिए। तो इसी को क्या कहते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में सभी पक्षों को देखा जाता है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गुणात्मक। ये मतलब मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ये क्या होता है, मापन केवल मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक का सेंस क्या होता है कि रंग, रूप, व्यवहार, ठीक है, उसके अंदर क्या चेंजेस आए, वो क्या हो गया, गुण। गुण का मतलब पहले चोरी करता था तो उसको हमने कुछ समझाया, सिखाया, बताया, पढ़ाया, तो उसको चोरी करना छोड़ दिया। तो चोरी उससे छुड़वाने के लिए ही हम उसे क्या कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, तो जब वो छोड़ दिया मतलब उसके व्यवहार में आ गया परिवर्तन। हमने बताया कि चोरी करना गलत है, चोरी क्यों करना गलत है, सारे पक्षों को हमने बताया। उससे उसका बच्चे का हमने क्या कर लिया, मापन कर लिया। ठीक है, और लेकिन मूल्यांकन क्या होता है कि वो तो जान गया कि चोरी करने से क्या लाभ है, क्या हानि, जान गया।
ठीक है, बालक से लाभ हानि के बारे में पूछ लिए, कोई परीक्षा ले लिए तो बता दिया कि फला फला चीज़ें लाभ होती है, फला फला चीज़ें हानि होती है। लेकिन बालक पहले से चोर है तो वो अपने व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन, व्यवहार में करेगा परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। उसे चीज़ें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो किसके साथ उसको जाना है, ठीक है, वो अपने व्यवहार में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन। आइए मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। और अगर आप मापन और मूल्यांकन नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बस इतने ही शब्दों को आप जान जाएंगे तो मापन और मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में आप जान जाएंगे। हमने लिखा मापन और मूल्यांकन, यहाँ एक चीज़ और डाल लीजिए, परीक्षा। क्या डाल लीजिए, परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, मापन और मूल्यांकन। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक विशेष विषय के ऊपर या विशेष पाठ्यक्रम के ऊपर, ठीक है, या विशेष पाठ के लिए या विशेष विषय वस्तु के ऊपर निर्धारित हम क्या है आकलन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। आकलन मतलब आंकना, जांच पड़ताल करना कि बालक कितना सीखा है, ठीक है, परीक्षा ये होता है। और परीक्षा एक दिवसीय होता है, मतलब एक क्षेत्र में बस काम करता है। ये एक दिवसीय अलग हो जाए, एक दिशा मतलब केवल एक दिशा में काम करता है। और मूल्यांकन चौमुखी करता है, बहिर्मुखी, चौमुखी कहिए या बहिर्मुखी, ठीक है। आगे यह मापन क्या होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है। आप परीक्षा जब लेते हैं तब भी बालक को हम अंक प्रदान करते हैं। और यह क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक प्रक्रिया है। मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक मापन और मूल्यांकन एक मात्रात्मक व गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि संकुचित व कम समन्वित आधार। मापन क्या है, संकुचित है, वह कम समन्वित आधारित है। संकुचित मतलब एक सीमा होती है, मापन करने की एक सीमा होती है कि हमने कोई स्टोरी बालक को सुनाया और स्टोरी के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी चीज़ें विद्यमान हैं बस उसी का हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, बस उसी से क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं बालक से, और उसी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि बालक को चैप्टर समझ में आया या वो कहानी समझ में आई कि नहीं आई, और कितना हद तक वो समझ पाया, उसी को हम अंक देते हैं, तो क्या जाता है, मापन। लेकिन ये कह रहा है कि व्यापक एवं अधिक समन्वित धारा होती है, लेकिन उस स्टोरी से बालक के अंदर जो सीख मिलती है तो अपने जीवन में उसे क्या करता है, बालक को जो भी उस स्टोरी से सीख मिलेगी तो वो अपने व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन। कोई अगर उसका गलत व्यवहार है, उसकी कोई गलत आदत है, तो उस आदत को क्या करेगा, वह छोड़ेगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा, तो क्या हो गया, व्यापक, ठीक है। व्यापक एवं अधिक समन्वित, इसमें अधिक चीज़ों को क्या किया गया है, सम्माहित किया गया है, और इसमें संकुचित व कम, बहुत कम चीज़ों को क्या किया है, सम्माहित किया गया है, एक में क्या इंक्लूड किया गया है। आइए आगे देखते हैं, विषय वस्तु की उपलब्धि पर बल देता है। मापन क्या करता है, विषय वस्तु, मापन किसी एक क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। मतलब परीक्षा क्या होते हैं, विषय वस्तु की उपलब्धि पर बल देता है। परीक्षा जब भी लेते हैं तो जो भी विषय वस्तु होती है उसी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो हमने पढ़ाया है बालक को, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। जबकि व्यक्तित्व एवं शिक्षा उद्देश्यों पर बल देता है। जबकि मूल्यांकन क्या करता है, व्यक्तित्व मतलब बालक के अंदर क्या परिवर्तन है उस पे, एवं शिक्षा उद्देश्यों पर, मतलब जो मान ली कोई पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में कोई एक चैप्टर है, चैप्टर जो जितने भी चैप्टर बनाए जाते हैं वो किसी उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका उद्देश्य कुछ न कुछ उसका थीम होता है, जिसे बालक पढ़ के जानकारी अर्जित करे, ठीक है, ज्ञान का अर्जन करे और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, उसमें सामाजिक, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष को, मतलब उसके अंदर जो परिवर्तन आता है उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। अब कोई बालक चोरी करने वाला है, कोई झूठ बोलने वाला है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कहानी हम विषय वस्तु में डालते हैं जिसमें बताते हैं कि चोरी करने के क्या फ़ायदे हैं, चोरी करने के क्या हानि है, चोरी क्यों की जाती है, ठीक है, चोरी करना गलत है, अगर इन सारे पक्षों को पता है तो बालक के व्यक्तित्व में जो उसका नेचर है चोरी करने का, झूठ बोलने का, उसमें क्या करेगा, वो बदलाव करेगा। तो शिक्षा उद्देश्यों पर बल देना कि जिस उद्देश्य के लिए हमने चैप्टर इसलिए पढ़ाया ताकि बालक चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। ऐसी हमने कोई कहानी या कोई विषय में ऐसी कोई कहानी या कोई एक चैप्टर हमने पढ़ाया, तो ये बातें समझ में आएंगी। विषय वस्तु केवल उपलब्धि पर बल देता है, जबकि व्यक्तित्व एवं शिक्षा उद्देश्य पर बल देता है। व्यक्तित्व मतलब जो उसका व्यक्तित्व। आगे ये अगला देखते हैं, केवल संज्ञानात्मक पक्ष।
मतलब जो उसके संज्ञान में हैं, जो चीज़ें उसके संज्ञान में हैं, बस उसी का हम परीक्षण करते हैं किसमें, मापन या परीक्षा में। ठीक है, तो कह रहा है केवल संज्ञानात्मक पक्ष अर्थात ज्ञानार्जन की ही जांच करना। मतलब जो चीज़ें हम पढ़ाए हैं विषय वस्तु में, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें वो कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना वो क्या क्या ग्रहण किया, बस इसके जानकारी के लिए जो हम काम करते हैं होता है मापन या क्या होता है, परीक्षा। लेकिन अगर संज्ञानात्मक व असंज्ञानात्मक दोनों पक्षों अर्थात ज्ञान कौशल जैसे रुचि अभिरुचि आदि, ठीक है, ज्ञान कौशल रुचि अभिरुचि, ध्यान दीजिए संज्ञानात्मक के साथ साथ असंज्ञानात्मक जो उसे याद हो उसका परीक्षण करने के साथ साथ, ठीक है, बालक पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें संज्ञान में होती बस उसी की परीक्षा देता है। लेकिन असंज्ञान मतलब जो उसके संज्ञान में नहीं हो, कोई एक्टिविटी कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, लेकिन उसे संज्ञान में नहीं हो कि उसका कोई उस पर कोई ध्यान रखा हुआ है। क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष में जब हम लेंगे तो लिखित रूप से परीक्षा लेंगे, मौखिक रूप से तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसके व्यवहारों को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं से बालक को क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे उससे कि क्या उसके व्यवहार, क्या उसका व्यवहार है परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने सहपाठियों के और अध्यापकों के प्रति क्या व्यवहार है, इस पर भी ध्यान हम रखेंगे। तो कह रहा है वो कि संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों अर्थात ज्ञान, उसने कितना ज्ञान अर्जित किया इसका लेना है, कौशल और रुचि, उसकी किस चीज़ में रुचि है, अभिरुचि, ठीक है, उसके अंदर अभिरुचि रुचि और क्या है कौशल, उसके अंदर किन किन कौशलों का निर्माण हुआ, इन सारे पक्षों को ध्यान में रखना क्या कहलाता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन में संज्ञानात्मक व असंज्ञानात्मक दोनों पक्ष को रखा जाता है, जबकि केवल संज्ञानात्मक पक्ष को किस में रखा जाता है, मापन में। संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान में, जो आपके ज्ञान में हो, संज्ञान जो आपके संज्ञा मतलब जो आपके संज्ञान में हो, जो आपके ज्ञान में हो, जो आपको पहले से क्या जो आपको पता हो जो चीज़ें, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञान कहेंगे। आइए, तुलनात्मक के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो तुलनात्मक के लिए ये क्या है, उपयोगी नहीं है। जो हमारा ये तुलनात्मक के लिए मापन या परीक्षा, ये तुलनात्मक के लिए उपयोगी नहीं है। एक बालक दूसरे बालक से कितना बेहतर है इसकी तुलना हम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, किसमें, मापन और परीक्षा में। और ये क्या है, तुलनात्मक के लिए उपयोगी है क्योंकि उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखेंगे कि किसका पढ़ने के साथ साथ उसके व्यवहार में भी क्या, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनके बात करने की शैली, ठीक है, उनके रहन सहन, उनके कार्य करने की क्षमता या कार्य करने का जो शैली है, सब क्या होता है, अलग होता है। तो इन सारे पक्षों को ध्यान में रख के जो किया जाएगा क्या, मूल्यांकन। और केवल बस तुलनात्मक के लिए तो मापन या परीक्षा जरूरी नहीं है, और मूल्यांकन के लिए क्या है, तुलनात्मक कर सकते हैं, तुलना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, अगला क्या कह रहा है कि एक समय में केवल एक ही पक्ष, मापन क्या कहता है, मापन का सेंस होता है केवल एक, मतलब परीक्षा से ले लीजिए, परीक्षा केवल एक ही विषय वस्तु की आप ले सकते हैं, एक समय में केवल एक सब्जेक्ट का परीक्षा लेना ही क्या कहलाएगा, इसे हम एक पक्षी कह सकते हैं, एक पक्षी। और ये क्या हो जाएगा, बहुपक्षी। तो एक समय में केवल एक ही चीज़ के बारे में आप जानकारी क्या है, प्राप्त कर सकते हैं, किसी एक ही चीज़ के बारे में आंकड़ा एकत्रित कर सकते हैं, किसी एक बारे में जांच पड़ताल आप कर सकते हैं, वो कहलाएगा मापन या परीक्षा भी कह सकते हैं। और मूल्यांकन क्या कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक पक्षों पर क्या करना, ध्यान देना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगला कह रहा है कि विषयगत पाठ आधारित, ये जो हमारा होता है मापन या परीक्षा जो होती है किसी पाठ पे आधारित होती है या किसी विषय वस्तु पे आधारित होती है, हमने पहले बताया, जबकि ये क्या होता है, उद्देश्य केंद्रित। अब जो वो पाठ पढ़ाया गया, ठीक है, जो विषय पढ़ाई गई वो किस लिए बालक को पढ़ाया गया है, कोई तो उसका थीम होगा, कोई तो उसका उद्देश्य होगा। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है और उस विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है तो किस में आएगा, मूल्यांकन में। अगर बस केवल विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी तो है लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है तो हमारा क्या कहलाएगा, मापन या परीक्षा कहलाएगा। बात समझ में आई। हमको चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी है, हमको पता है कि जो बाबा साहब की स्टोरी हमको पता है कि नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर कैसे थे, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे चला और कैसे कैसे अपनी डिग्रियां हासिल की, कैसे उन्होंने संविधान का सारी चीज़ पता है कि कितनी परिस्थितियों या कितनी कठिनाइयों के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा,
कैसे कैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ी। हमने स्टोरी में पूरा पढ़ लिया कि नहीं उनकी पत्नी, उनके बच्चे मरते गए, फिर भी वो विदेश से वापस नहीं आए अपनी पढ़ाई छोड़ के। ये सारी चीज़ हमने जान लिया कि गरीबी में पढ़ते रहे और उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे दबाव आए, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई क्या है कंटिन्यू कर रखे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको पता है, पूरी स्टोरी हमको पता है, लेकिन इससे अंतर्गत जो भी चीज़ पूछी जाए कि नहीं उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके बच्चे का क्या नाम था, उनके पास क्या क्या डिग्रियां थी, संविधान कैसे, तो सबका आंसर तो हम दे लेते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है, अगर उस स्टोरी को सुनने के बाद अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद जानकारी आने के बाद अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे सोचने विचारने की क्षमता में क्या है चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दूसरों की बुराई करते रहना कंटिन्यू, ये हमारा धर्म जो भी है ये लगातार चल रहा है पढ़ने के बाद भी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, केवल मापन या परीक्षा कहलाएगा। लेकिन अगर सारी स्टोरी जानने के बाद अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, या बालक के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, वो अपने कार्यों को क्या है महत्व दे रहा है, वो अपने कार्यों क्या है सही तरीके से कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, पढ़ाई का मेन जो थीम है इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, एक समय में एक से अधिक पक्ष, ये उद्देश्य केंद्रित। तो बाबा साहब को मेन पढ़ाने का ये था कि शिक्षा क्यों जरूरी है, ठीक है, इससे लाभ क्या है, इससे आप अपने भावी जीवन में क्या क्या बन सकते हैं, उनके कहानी के बताने का सेंस यही था। लेकिन आप कहानी जान के उनके सारे चीज़ों को जान गए, बस उसका आंसर दे रहे हैं, तो बस वो कोई मापन या परीक्षा कहलाएगा। लेकिन आप अपने भावी जीवन को चेंज करने के लिए उनके जो भी उन्होंने अपना रूल बनाया था, जो भी अपना वो क्या है चीज़ों को त्यागते गए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसको अपने जीवन में आप क्या करेंगे धारित करेंगे, तो क्या कहलाएगा उद्देश्य केंद्रित। आइए आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक व परिणाम, संख्यात्मक व परिणाम, जो भी चीज़ें इसमें होंगी उसमें हम एक संख्या देंगे, परिणाम देंगे कि फला आदमी 10 नंबर में 15 नंबर 15 नंबर में 5 नंबर पाया, 10 नंबर 8 नंबर, तो ये हो गया। ये क्या होता है चौमुखी विकास, इसमें क्या होता है चौमुखी विकास होता है या बहिमुखी भी कह सकते हैं, इसको हम बहिमुखी भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया आकलन या किया गया अध्ययन मूल्यांकन कहलाता है। केवल संख्यान या परिणात्मक में क्या होता है केवल मापन या परीक्षा। ये औपचारिक होता है। ये क्या होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब हमने बताया था आपको निश्चित समय, निश्चित पाठ्य पुस्तक, निश्चित अध्यापक, ठीक है, निश्चित इन्वायरमेंट, जहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स होती हैं, वो हमारा क्या कहेगा औपचारिक। और औपचारिक किसके अंदर आएगा मापन में या परीक्षा में कह सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन में क्या आ जाएगा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पक्षों को। मतलब जो बालक स्कूल में सीख रहा है उस पर भी ध्यान देना आपको, जो घर परिवार समाज मोहल्ले में सीख रहा है उस पर भी ध्यान देना है। दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया आकलन या किया गया अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है मूल्यांकन। जबकि किसी विद्यालय में जो चीज़ें पढ़ाई गई बस उसका किया गया अध्ययन क्या कहलाएगा मापन या परीक्षा। आगे हमारा है यह एक जटिल प्रक्रिया, यह एक सहज प्रक्रिया है। हमने बताया था कि अनौपचारिक का मतलब होता है कभी भी कहीं भी किसी से भी सीखा गया ज्ञान क्या होता है अनौपचारिक। और अनौपचारिक को हम क्या कहते हैं अनौपचारिक को हम कहते हैं अर्जन, ठीक है, और औपचारिक को कहते हैं हम अधिगम। अधिगम क्या होता है प्रयासपूर्ण होता है, अर्जन क्या होता है सहज और स्वाभाविक होता है। इसके लिए कहीं भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी सीख लेते हैं। और अधिगम के लिए क्या होता है सीखने के लिए क्या करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है। अब आगे हमारा है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक सहज प्रक्रिया, यहाँ तक हो गया। परीक्षा व मापन समावेशन नहीं है। मापन व परीक्षा में क्या है परीक्षा या मापन का समावेशन नहीं होता है, जबकि से मूल्यांकन में क्या है परीक्षा व मापन का समावेशन है। परीक्षा में क्या है सभी चीज़ों का समावेशन किया जाता है मूल्यांकन में, जबकि मापन में सभी का समावेशन नहीं है। सभी पक्षों को मिला के चला जाता है, इसमें सभी पक्षों को नहीं, संज्ञानात्मक भावात्मक जो भी सामाजिक पक्ष को लेकर चला जाता है, इसमें किसी एक पक्ष पे जोर दिया जाता है। अगला देखिए व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मौखिक लिखित व प्रायोगिक परीक्षण, ये सारे आएंगे मापन या परीक्षा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पर्यवेक्षण या साक्षार या रेटिंग स्केल या संचित अभिलेखन एक इसके अंतर्गत आएंगे
मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा मापन और मूल्यांकन। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मापन और मूल्यांकन क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, ये भी समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जो है कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आए तो अपने शिक्षण वीडियो में हम कुछ चेंज करके और आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।